अरे सुमन दीदी, आप अचानक यहाँ कैसे? महेश अचानक अपनी बहन को अपने ऑफिस में देखकर हैरान रह गया। सप्ताह भर की छुट्टी लेकर आई हूँ। सोचा घर बाद में जाऊंगी, पहले तुमसे यही मिल लूँ, सुमन ने गंभीर स्वर में कहा। तो महेश को लगा दीदी कुछ नाराज सी है, इसलिए उसने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं दीदी, तुम कौन सा रोज यहाँ आती हो? जरा 5 मिनट बैठो, मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर आता हूँ। आज तुम्हें बढ़िया चाइनीज खाना खिलाऊंगा। लॉन्च में पड़े सोफे की तरफ इशारा कर महेश ऑफिस के अंदर चला गया। सुमन वहीं बैठ गई। तभी कुछ देर बाद महेश ने उसे आवाज़ दी, दीदी चलें क्या? सुमन चुपचाप उठकर चल दी। उसकी ये चुप्पी महेश को बड़ी अजीब लग रही थी। ये तो उसके स्वभाव के खिलाफ था। हमेशा खुश रहने वाली सुमन बात बात पर हंसती खिलखिलाती, चुटकुले सुनाती और हर देखी सुनी घटना को नमक मिर्च लगाकर बताती। फिर आज ऐसा क्या हो गया था कि वो बिल्कुल गुमसुम हो गई। महेश, मैं यहाँ कोई चाइनीज खाने के लिए नहीं आई हूँ, सुमन ने धीरे से कहा। तो महेश बोला, वो तो मैं भी देख ही रहा हूँ दीदी, पर बात क्या है? जीजा जी से झगड़ा हुआ है क्या, या फिर और कोई गंभीर समस्या है? महेश की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तो सुमन बोली, जीजा जी और झगड़ा? क्या सभी को अपने जैसा समझ रखा है तूने? पता है तुम्हारे जीजा जी मेरा और अपनी माँ का कितना ख्याल रखते हैं, और माँ जी, उनके व्यवहार से तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उनकी बेटी नहीं बहू हूँ। सब जानता हूँ दीदी। सच पूछो तो तुम्हारी खुशहाल गृहस्थी देखकर कभी कभी मुझे बड़ी जलन होती है। इतना कहकर महेश हंसने लगा। तो सुमन बोली, देखो महेश, जीवन को खुशियों भरा या दुख भरा बनाना अपने ही हाथ में होता है। सच पूछो तो मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। कम से कम तुमसे और अनीता भाभी से मुझे ऐसी आशा नहीं थी। आज सुबह माँ ने फ़ोन किया था। फ़ोन पर ही वो इतना रोई, कह रही थी कि तुम अब शादी से पहले वाले महेश नहीं रहे। अनीता भाभी तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाती है। सोनू, रवीना और माँ की तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, सुमन ने शिकायत की। तो महेश बोला, और क्या कह रही थी माँ? क्या कहेंगी बेचारी, इस उम्र में पिताजी उन्हें छोड़ गए। 2 साल में ही उनका क्या हाल हो गया है। सोनू और रवीना का भार उनके कंधों पर है, और तुम उनसे अलग रहने की बात सोच रहे हो। सुमन के स्वर में इतनी कड़वाहट थी कि महेश को लगा कि इस आरोप लगाने वाली लड़की को वो जानता तक नहीं, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि घर का और कोई सदस्य उसे समझे या ना समझे, पर उसकी बहन सुमन उसे ज़रूर समझेगी। और यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ रहा था। अब कहाँ खो गई? किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते? सुमन झल्लाकर बोली। तो महेश थोड़ा नाराज होकर बोला, तुमने मुझे जवाब देने लायक रखा ही कहाँ है दीदी? मेरे मुंह खोलने से पहले ही तुमने तो एक तरफा फैसला भी सुना डाला कि सारा दोष मेरा और अनीता का ही है। ठीक है, फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी बात सुनने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ, वरना तुमसे घर पर भी मिल सकती थी। देखो दीदी, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, मैं तुमसे बीच बचाव की आशा रखता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम बिना किसी का पक्ष लिए पूरी बात समझो। मैं चाहता हूँ कि तुम 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर हमारे साथ आकर रहो, महेश ने शांत स्वर में कहा। तो सुमन झुंझलाकर बोली, पता नहीं तुम मुझसे किस बात की आशा लगाए बैठे हो। अरे माँ और भाई बहन अगर आंसू बहाएं तो क्या मैं उनका पक्ष ना लूँ? ठीक है दीदी, हमें अकेला छोड़ दो, हम अपनी समस्या खुद सुलझा सकते हैं, महेश ने विनती की। अब तुम्हारे लिए अपनी सगी बहन पराई हो गई है। माँ ठीक ही कह रही थी कि तुम बहुत बदल गए हो।
अनीता सचमुच तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है। सुमन दीदी, अनीता तो तुम्हारी सहेली है, तुमने ही तो उससे मेरी शादी की वकालत की थी, पर आज तुम भी माँ के सुर में सुर मिला रही हो। महेश ने उदास होकर कहा। तो सुमन बोली, यही तो रोना है। मैंने सोचा था वो माँ को खुश रखेगी, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा, पर हुआ उसका उल्टा। यह सब सुनकर महेश ने सिर पकड़ लिया और बोला, मैं कोई सफाई नहीं दूंगा दीदी, बस एक प्रार्थना करूंगा कि तुम कुछ दिन हमारे साथ आकर रहो, तभी तुम्हें सारे हालात का पता चलेगा। ठीक है, अगर तुम जोर दे रहे हो तो मैं तुम्हारे जीजाजी से बात करूंगी। कहते हुए सुमन उठ खड़ी हुई। तो कब आ रही हो हमारे यहाँ रहने? महेश ने बिल देते हुए सवाल किया। तो सुमन हंस पड़ी। अच्छा, तुम्हारे यहाँ? अब वो घर भी मेरा नहीं रहा क्या? दीदी, मैं तुम्हें शब्द जाल में उलझा भी लूँ तो क्या? सच तो यही है कि अब तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं रहा। कहते हुए महेश भी हंसने लगा। लगभग एक सप्ताह बाद सुमन को सूटकेस में बैग समेत आते देखकर छोटी बहन रवीना दूर से ही चिल्लाई, अरे दीदी, क्या जीजाजी से झगड़ा हो गया है? क्यों, बिना झगड़ा किए मैं अपने घर रहने के लिए नहीं आ सकती क्या? ले टिंकू को पकड़। कहते हुए सुमन ने गोद में लिए अपने बेटे की ओर इशारा किया। रवीना ने सुमन की गोद से टिंकू को लिया और बाहर की ओर चली गई। रुको रवीना, कहाँ जा रही हो? सुमन ने पीछे से आवाज़ दी तो अंदर से शारदा जी बाहर आई और सुमन को गले लगाते हुए बोली, अरे अभी आ जाएगी, अपनी सहेलियों से टिंकू को मिलवाएगी। उसे छोटे बच्चों से कितना प्यार है, तू तो जानती ही है। लेकिन माँ, अब रवीना इतनी छोटी भी नहीं है जो इस तरह का व्यवहार करे। सुमन ने माँ के बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो शारदा जी उसका हाथ पकड़कर बोली, चल तू अंदर चल, इन छोटी छोटी बातों के लिए अपना खून मत जलाया कर। पर माँ, अभी रवीना में बचपना है, लेकिन एक बार शादी हो गई तो अपने आप जिम्मेदारी समझने लगेगी। अब वो कब तक बच्ची बनी रहेगी? नौकरी क्यों नहीं ढूंढती? इस तरह शादी में भी मदद मिलेगी, सुमन ने कहा। तो शारदा जी झुंझलाकर बोली, अरे बहन की शादी करना भैया भाभी का फर्ज होता है, उन्हें क्यों नहीं समझाती? मेरी फूल से बच्ची नौकरी करके अपने लिए दहेज जुटाएगी। मेरा ये मतलब नहीं था माँ, पर आजकल ज़्यादातर लड़कियां नौकरी करने लगी हैं। ससुराल वाले भी कमाऊ बहू चाहते हैं। उनके दूर के रिश्तेदार की मौसी का लड़का बैंक में काम करता है, पर उसे कमाऊ बीवी चाहिए। वैसे भी इसमें इतना नाराज़ होने वाली क्या बात है? रवीना काम करेगी तो उसे इधर उधर घूमने का समय नहीं मिलेगा, फिर अपना भी कुछ पैसा जमा कर लेगी। तुम्हें याद है ना माँ, पिताजी ने मेरी पढ़ाई ख़त्म होते ही मुझे नौकरी करने की सलाह दी थी। वो हमेशा लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने पर जोर देते थे। तभी पीछे से महेश ने कहा, अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? जरा सी बच्ची के कंधों पर नौकरी का बोझ डालना चाहती हो? तभी महेश का स्वर सुनकर सुमन चौंक कर मुड़ी। अनीता और महेश न जाने कितनी देर से पीछे खड़े थे। बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने आने में। सुमन अभी बोल ही रही थी कि शारदा जी बीच में ही बोल पड़ी, ये दोनों तो रोज ऐसे ही आते हैं अंधेरा होने के बाद। क्या करें दीदी, 6 तो बस से यहाँ तक पहुँचने में ही बच जाते हैं, फिर शिशु गृह से मोनू को लेते हुए आते हैं तो और 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। क्या मोनू को शिशु गृह में छोड़कर जाते हो? घर में माँ और रवीना दोनों ही रहती हैं, क्या तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है? जरा से बच्चे को परायों के भरोसे छोड़ जाते हो। अनीता बिना कुछ कहे मोनू को गोद में लेकर रसोई घर में चली गई। माँ, तुम इन लोगों से कुछ कहती क्यों नहीं? जरा से बच्चे को शिशु गृह में डाल रखा है। अरे मेरे अंदर कहाँ हिम्मत है बेटी, मेरी दशा तो तुझसे छुपी नहीं है। हमेशा जोड़ों का दर्द है, ऐसे में मुझसे तो मोनू संभलता नहीं। रवीना को तो तू जानती ही है,
घर में टिकती कब है, कभी इस सहेली के यहाँ तो कभी उस सहेली के यहाँ। माँ के मुंह से ये सुनकर सुमन कुछ पल के लिए स्तब्ध बैठी रही। उसे लगा उसके सामने उसकी माँ नहीं, कोई और महिला बैठी है। उसकी माँ के हृदय में तो प्यार का अथाह समुंदर लहराता था। वो इतनी तंग दिल कैसे हो सकती है। तभी अनीता चाय बना लाई। मोनू भी अपना दूध का गिलास लेकर वहीं आ गया। अचानक ही सुमन को लगा कि उसे आए हुए आधे घंटे से भी ऊपर हो गया है, पर किसी ने उसे पानी को भी नहीं पूछा। शायद सब अनीता का ही इंतजार कर रहे थे। रवीना तो टिंकू को लेकर ऐसे गायब हुई कि अभी तक घर नहीं लौटी थी। झटपट चाय पीकर अनीता फिर रसोई घर में चली गई। तभी सुमन अपना कप रखने गई तो उसने देखा कि सिंक जूठे बर्तनों से भरी पड़ी है और सुमन जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने में लगी है। ये क्या, आज काम वाली नहीं आई क्या? अचानक ही सुमन के मुंह से निकल गया। आजकल बड़े शहरों में इतनी आसानी से काम वाली मिलती कहाँ हैं। ऊपर से माँ जी को किसी का काम पसंद भी नहीं आता। सुबह समय रहता ही नहीं, इसलिए सब कुछ शाम को ही आकर निपटाना पड़ता है। तो सुमन ने कहा, अच्छा तो ये बता आज क्या बनेगा? मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ। फ्रिज में देख लो, सब्जियाँ रखी हैं, जो खाना है बना लेंगे। अनीता ने बर्तन साफ करते हुए कहा। तो सुमन बोली, क्या कहूँ अनीता, लगता है मेरे आने से तो तेरा काम और बढ़ गया है। कैसी बातें कर रही हो। महेश की बहन होने के साथ ही तू मेरी सबसे प्यारी सहेली भी है। ये कैसे भूल गई पगली। इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई है तो मुझे बुरा लगेगा ही। अनजाने में ही अनीता की आंखें छलछला आई। सुमन ने फ्रिज से सब्जियां निकाल कर बाहर माँ के पास जा बैठी। अरे ये क्या, 4 दिन के लिए मेरी बेटी मायके क्या आ गई। तुरंत ही सब्जी काटने के लिए पकड़ा दी। शारदा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ओहो माँ, किसी ने नहीं पकड़ाई है, मैं खुद सब्जियां लेकर आई हूँ। खाली ही तो बैठी हूँ, बातें करते हुए कट जाएगी। सुमन ने बात पूरी भी नहीं की थी कि महेश ने आकर उसके हाथ से थाली ले ली और कुर्सी खींचकर वहीं बैठकर सब्जियां काटने लगा। ये बैठा है ना जोरों का गुलाम, ये सब्जी काट देगा, खाना बना लेगा, मोनू को नहला धुला भी देगा, दिन रात पत्नी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। शारदा जी ने व्यंग्य से कहा तो महेश का चेहरा कस गया। वो कोई कड़वा जवाब देता, इससे पहले ही सुमन बोल पड़ी, तो क्या हुआ माँ, अपने घर का काम ही तो कर रहा है। उसने हंसकर माहौल को हल्का बनाने की कोशिश की। अरे जो काम जिसका है उसी को शोभा देता है। महेश को तो मैंने अपनी बीवी के पैर दबाते तक देखा है। दीदी, वो उस दिन बेचारी दर्द से तड़प रही थी, तेज बुखार था उसे। महेश ने धीरे से कहा, फिर भी पति पत्नी की सेवा करे, तौबा तौबा। शारदा जी ने कानों पर हाथ रखते हुए आंखें मूंद कर अपने भाव प्रकट किए। तो सुमन ने कहा, माँ अब वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा। अब पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहियों की तरह मिलकर गृहस्थी चलाते हैं। सब जानती हूँ मैं, हमने भी खूब गृहस्थी चलाई है। तुम 4 भाई बहनों को पाला है और मेरी सास एक तिनका भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखती थी। इसमें बुराई क्या है माँ, मेरी सास तो घर और हमारा खूब ख्याल रखती है। ठीक है रखती होगी, पर मुझसे नहीं होता। पहले अपनी गृहस्थी में खटते रहे, अब बेटे की गृहस्थी में कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहें। हमें भी घूमने फिरने के लिए कुछ समय चाहिए कि नहीं? पर नहीं, बहू रानी का दिमाग हमेशा 7वें आसमान पर रहता है। नौकरी जो करती है महारानी। शारदा जी ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। तो सुमन बोली, अगर नौकरी करने वाली लड़की पसंद नहीं थी तो शादी से पहले आपने पहली शर्त यही क्यों नहीं रखी थी? सुमन ने माँ को समझाना चाहा, इसमें भी हमारा ही दोष है। अरे एक क्या तेरी भाभी ही नौकरी करती है
आजकल तो सभी लड़कियां नौकरी करती हैं, साथ ही घर भी संभालती हैं। माँ भला कहाँ रुकने वाली थी। सुमन चुप रह गई। उसे लगा माँ को कुछ भी समझाना असंभव है। दूसरे दिन सुबह ही सुमन भी जाने के लिए तैयार हो गई तो अनीता की हैरानी की सीमा ना रही। ये क्या, तुम आज ही जा रही हो? हाँ अनीता, सोच रही हूँ तुम लोगों के साथ ही निकल जाऊँ, फिर कल से ऑफिस चली जाऊँगी। क्यों बेकार में छुट्टियाँ बर्बाद करूँ? रवीना की शादी में तो छुट्टियाँ लेनी ही पड़ेंगी। तो अनीता बोली, तुम कहो तो मैं भी 2 दिन की छुट्टी ले लूँ। आई हो तो कुछ दिन रुक जाओ। अरे नहीं, अगली बार जब 3-4 दिन की छुट्टियाँ होंगी तभी आऊँगी। इस तरह तुम्हें भी छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। बेचारी 1 दिन के लिए आई, लेकिन मेरी बेटी काम में ही जुटी रही। रहकर भी क्या करे जब यहाँ भी खुद ही खाना पकाकर खाना है तो। शारदा जी सुमन को इतनी जल्दी जाते देखकर अपना ही रोना रो रही थी। आज पहली बार सुमन के मन में अपने मायके को लेकर इतनी बेचैनी हो रही थी। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए बार बार वही दृश्य उसके आंखों के सामने घूम रहा था। रसोई में थकी हुई अनीता, जूठे बर्तनों से भरा सिंक, माँ के ताने और चुपचाप सहता हुआ उसका छोटा भाई महेश। अब जो होना है सो हो। मैं आई थी महेश और अनीता को समझाने, पर किस मुँह से समझाऊं? प्रेम और सद्भाव की ताली क्या भला एक हाथ से बजती है? सुमन सोच रही थी। अच्छा दीदी, फिर मिलते हैं। महेश ने बस से उतरकर उसे बाय करते हुए कहा। अनीता पहले ही उतर गई थी। महेश, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उपदेश देने का मुझे कोई हक है। फिर भी देखना, सोनू की नौकरी और रवीना की शादी तक अगर साथ निभा सको तो। कहते हुए सुमन की आंखें भर आई। मन किया कहीं थोड़ा एकांत मिल जाए तो वो फूट फूट कर रो ले। उस दिन घर से लौटते समय सुमन केवल रोई नहीं थी, उसने मन ही मन एक फैसला भी लिया था कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये घर सचमुच टूट जाएगा। करीब 15 दिन बाद रविवार की सुबह अचानक सुमन फिर से अपने मायके पहुंच गई। दरवाज़ा रवीना ने खोला। अरे दीदी, फिर से आ गई, वो हंसते हुए बोली। लेकिन इस बार सुमन की आंखों में वो पुरानी खुशी नहीं थी, चेहरे पर गंभीरता थी। सबको बुलाओ, मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। थोड़ी देर में शारदा जी, महेश, अनीता, सोनू और रवीना सब बैठक में बैठे थे। माँ ने तुरंत कहना शुरू किया, देख बेटी, मैंने तो अब कुछ कहना ही छोड़ दिया है, पर तेरी भाभी को। माँ, इस बार सुमन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उसके स्वर की कठोरता देखकर सब चौंक गए। आज पहले मेरी बात सुनो और कोई बीच में नहीं बोलेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमन धीरे धीरे माँ के पास जाकर बैठ गई। माँ, जब आप नई नई शादी होकर इस घर में आई थी, तब अगर पापा आपकी तकलीफ़ समझते, रसोई में हाथ बटाते, आपका साथ देते, तो क्या आप उन्हें जोरों का गुलाम कहती? सुमन आगे बोली, आपको पता भी है, अनीता भाभी सुबह 5 बजे उठती है, खाना बनाती है, नौकरी करती है, बच्चे को संभालती है, शाम को वापस आकर फिर रसोई में लग जाती है, और हम सब क्या करते हैं, उसकी हर कोशिश में कमी निकालते हैं। सुमन की बात सुनकर शारदा जी का चेहरा उतरने लगा। लेकिन मैं बूढ़ी हो गई हूँ बेटा। माँ की आवाज़ कांप गई। किसने कहा कि आपको सब काम करना है? सुमन ने प्यार से उनका हाथ थाम कर कहा, पर कम से कम प्यार के 2 शब्द तो बोल ही सकती हो ना। जिस सहारे की ज़रूरत है आपको तब थी, वही सहारा आज अनीता को भी चाहिए। माँ की आंखें नम हो आई। उधर रवीना सर झुकाए बैठी थी। सुमन अब उसकी तरफ मोड़ी, और तुम कब तक बच्ची बनी रहोगी? माँ की हालत देख रही हो ना। आज अगर भैया अलग हो गया तो इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? रवीना पहली बार गंभीर हुई और धीरे से बोली, दीदी, मैं कोशिश करूँगी नौकरी ढूंढने की,
बस अब थोड़ा जिम्मेदार बनना सीख ले, ताकि माँ और भैया का सहारा बन सके। कोई बड़ी नौकरी ना सही, बस अपने पैरों पर खड़ा होने की शुरुआत करो। तभी महेश बोला, दीदी, मैं खुद भी अलग नहीं होना चाहता था, बस चाहता था कि घर में थोड़ी शांति रहे। उसकी आवाज़ भर्रा गई। अनीता तुरंत बोली, और मैं भी माँ जी को छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर हर दिन ताने सुनकर हिम्मत टूट जाती है। शारदा जी ने पहली बार ध्यान से अनीता की तरफ देखा। उन्हें अचानक याद आया, जब वो खुद नई बहू बनकर आई थी, तब अपनी सास के व्यवहार से परेशान होकर छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती थी। और आज वही दर्द वो अपनी बहू को दे रही थी। कुछ पल बाद में शारदा जी धीरे से उठी तो सबको लगा शायद फिर नाराज होंगी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अनीता के सिर पर प्यार से हाथ रखा। बेटा, मुझसे गलती हो गई, बस इतना सुनना था। कि अनीता उनके गले लग गई। महेश ने तुरंत जाकर माँ का हाथ थाम लिया। बरसों बाद उस घर में ऐसा लगा जैसे दीवारों पर जमा भारीपन पिघलने लगा हो। समय धीरे धीरे बदलने लगा। रवीना ने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। सोनू भी ट्यूशन पढ़ाने लगा। माँ भी अब पहले की तरह हर बात पर ताने नहीं देती थी, बल्कि कभी कभी खुद ही कह देती, बहू, आज खाना मैं बना दूंगी, तू थोड़ा आराम कर ले। और जब कभी महेश रसोई में सब्जी काटता दिखाई देता तो माँ मुस्कुरा देती। एक दिन पड़ोसन ने मजाक में कहा, लगता है आपका बेटा अभी भी जोरों का गुलाम बना हुआ है। तो शारदा जी ने गर्व से जवाब दिया, नहीं, वो अपनी पत्नी का सम्मान करना जानता है। काश हमारे ज़माने में भी पुरुष ये सीख पाते कि पति अगर पत्नी का साथ दे तो वो जोरों का गुलाम नहीं, बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार जीवन साथी कहलाता है। दरवाजे के पीछे खड़ी अनीता ये सब सुन रही थी। उसके आंखें नम थी, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि सुकून के थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।